हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पार्ट नंबर 1 को भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर सीरीज जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम गेट, यूजीसी नेट, इसरो कंप्यूटर साइंस, पीजीडी, टीजीडी कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होगी। सो क्योंकि जितने भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं वो सब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. सो ये जो अन अकेडमी का कॉम्बैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में अभी आपने देखा, तो ये क्या है, जैसे आपने देख लिया होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इट इज़ लार्जेस्ट फोर्ट नाइटली कॉम्पिटिशन फॉर गेट। सो स्पेसिफिकली जो गेट एग्ज़ाम है या ईएससी एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट एजुकेटर्स ने जो बनाए हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें, आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो आपको एक तरह से ये पता लगेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है इस वक्त। और उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी आप डेट नोट कर लो, 16 दिसंबर 6 PM पे है, बिल्कुल फ्री है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल फ्री है। सो रजिस्टर करना जरूर करिएगा, रजिस्टर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप उन लिंक्स के ऊपर जाके इस कॉम्बैट के अंदर, अन अकेडमी के कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जो एक्साइटिंग प्राइजेज हैं, फर्स्ट प्राइज़ एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज़ एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज़ एप्पल के एयरपॉड्स, और टॉप 100 रैंकर्स को 1000 रुपीज़ के अमेजन वाउचर्स भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एक तो आपको एग्ज़ाम्स के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, आपको पता लगेगा कि कैसे गेट के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उन क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेगा। साथ साथ आपके पास एक मौका है कि आप इन एक्साइटिंग प्राइजेस को भी जीत सको। तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अब। एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, डेट इज़ फ्रॉम द ईयर 1996। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देयर आर 4 जॉब्स to be executed on a single processor system arrive at time 0+ in the order A, B, C and D. Their burst CPU time requirements are 4, 1, 8, 1 time units respectively. Now the completion time of A under round robin scheduling with the time slice of 1 unit time is, ठीक है। सो बेसिकली राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन है ये। सो क्या करना है हमें, एक तो एक चीज़ इसको नोट कर लो कि ए, बी, सी और डी इन सब का एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया हुआ है, सीपीयू बर्स्ट टाइम। सो 4, 1, 8 एंड 1। ओके, चलो। एंड हमें दिया हुआ है राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस ऑफ 1, मतलब एक प्रोसेस मैक्सिमम 1 सेकेंड के लिए या 1 टाइम यूनिट के लिए रन कर सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे गैंट चार्ट को, एंड उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो द चार्ट इज लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले अराइव हुआ है ए,
सो 0 टाइम पे ए अराइव हो गया तो ए रन करेगा, बट रन सारे करेंगे सिर्फ 1 यूनिट टाइम के लिए। और यहाँ पे मैं नीचे की साइड लिख रहा हूँ इनका रिमेनिंग टाइम। तो अगर ए 1 यूनिट टाइम के लिए रन कर गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 3, तो 3 लिख दिया। देन आया बी रन करेगा अप टू 2, और बी का था एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 1 यूनिट टाइम का, तो 1 के लिए रन कर गया तो बी अब ख़त्म हो गया, तो इसका रिमेनिंग रह गया 0। देन सी 3 तक चलेगा और सी का रिमेनिंग अब रह गया 7। डी 4 तक चलेगा, इसका रिमेनिंग अब रह गया 0। अब आपके पास बी और डी नहीं रहे हैं, सिर्फ ए और सी रह गए हैं, तो ए रन करेगा यहाँ पे 5 तक जाएगा और इसका जो रिमेनिंग रहेगा दैट इज़ 2। देन सी जाएगा 6 तक विद रिमेनिंग 6। देन ए 7 तक रिमेनिंग 1, सी 8 तक रिमेनिंग 5, देन ए 9 तक एंड नाउ रिमेनिंग 0। और हमें यहीं पे रुकना है क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें ए का कंप्लीशन टाइम बताना है यहाँ पे। तो ए का कंप्लीशन टाइम क्या आ गया, 9। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 9। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है ईयर 2004 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको सीधा फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज, मैं सीधा आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूला है, जो आपको रिमेंबर भी करना है आगे के लिए भी। फॉर्मूला किस तरह से है इसका, विद n नंबर ऑफ फॉर्क्स, अगर आपको n फॉर्क कमांड दे रखी हैं, विद n फॉर्क कमांड you can remember this, number of new processes created will be, number of new processes created. Now this is very important formula, you just have to remember is that is 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1. So this you have to remember, मतलब अगर आपके पास number of for command है 3, तो नंबर ऑफ न्यू प्रोसेसेस हो जाएंगे 2 to the power 3 minus 1 that is 7. तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और इसको अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था ईयर 2004 के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीपीयू बर्स्ट टाइम दे रखा है कुछ प्रोसेसेस का, अराइवल टाइम भी दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। अब हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस प्रोसेसेस विद प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है। बेसिकली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम बताना है, और प्रीएम्प्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो सीधा हम बनाएंगे यहाँ पे गैंट चार्ट और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। सो लेट अस ड्रॉ दिस। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर होता है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। टाइम 0 पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस था P1, तो P1 को दे दिया, ठीक है। अब आया टाइम 1, टाइम 1 पे आपके पास 2 प्रोसेस आ गए P1 एंड P2, और मैं सबके नीचे इनका रिमेनिंग भी लिख देता हूँ। सो अगर इसका बर्स्ट टाइम 5 था और एक के लिए रन कर गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 4, ठीक है। अब देखो एट टाइम T1 आपके पास 2 प्रोसेस हैं, अब P1 भी है और P2 भी है, ठीक है। अब P1 का रिमेनिंग कितना है, 4, P2 का कितना है, 3, तो किसका कम है, 3, यानी P2 का कम है, तो P2 रन करेगा और P1 आपका प्रीएम्प्ट हो जाएगा। अब देखो एट टाइम T2 यहाँ पे एक और प्रोसेस आ गया, डेट इज प्रोसेस P3, तो P3 भी अब आ गया आपके पास एट टाइम T2, ठीक है। और P2 का रिमेनिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, रह गया 2। अब देखो आपके पास है P1, P2 और P3। P1 का रिमेनिंग कितना है, 4, P2 का कितना है 2 और P3 का कितना है 3, किसका कम है, P2 का,
तो P2 रन करेगा। अब देखो एट टाइम 3 कोई प्रोसेस नहीं है, तो यही रन करता रहेगा। अभी कब तक रन करेगा? 4 तक। ठीक है, 4 तक रन करेगा और P2 का फिर टाइम कितना हो जाएगा? रिमेनिंग टाइम 0। सो P2 ने अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब एट 4 आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? P1 है, P3 है और P4 भी अराइव कर गया। P2 नहीं है क्योंकि P2 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखो P1 का रिमेनिंग कितना है? 4, P3 का कितना है? 2 और P4 का कितना है? 1। किसका कम है? P4 का, तो P4 रन करेगा। 5 तक रहा और इसका 0 हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कितने प्रोसेस बचे हैं? सिर्फ P1 और P3। P1 का कितना है? P1 का है 4, P3 का है 2। किसका कम है? P3 का, तो P3 रन करेगा। कहाँ तक जाएगा? 7 तक। और इसका ये एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा 0। अब कौन सा है आपके पास यहाँ पे? नाउ यू हैव ओनली P1। देर इज अ मिस्टेक इन दिस। एक्चुअली जो P3 का रनिंग टाइम था वो था 3, तो P3 रन करेगा अप टू 8। दिस इज द ओनली मिस्टेक। ठीक है, नाउ द ओनली लेफ्ट इज P1। तो P1 आपका रन करेगा कहाँ तक? 12 तक, और इसके बाद ये भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्न अराउंड टाइम। सो P1 का टर्न अराउंड टाइम, P2 का टर्न अराउंड टाइम, P3 का टर्न अराउंड टाइम एंड P4 का टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो P1 देखो कब अराइव हुआ? 0 पे। कब कंप्लीट हुआ? 12 पे। तो 12 माइनस 0, तो कितना हो गया? 12। P2 देखो अराइव कब हुआ? 1 पे। P2 ओवर कब हुआ? 4 पे। सो दिस इज 4 माइनस 1, 3। P3 अराइव हुआ 2 पे। P3 ओवर हुआ 8 पे। सो 8 माइनस 2, 6। P4 अराइव हुआ 4 पे। P4 कंप्लीट हुआ 5 पे। दैट इज 5 माइनस 4, 1। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? You just have to add and divide by the number of processes. So this is 12 plus 3 plus 6 plus 1 divided by 4. So 15 plus 7 is 22. 22 by 4, that is 5.50. So the correct answer is option number A, 5.50. Okay. So this is the correct answer of this particular question. Okay, now let us see one more question in this video, that is from the year 2006. So question क्या है? Consider 3 CPU intensive processes which require 10, 20 and 30 time units and arrive at 0, 2 and 6 respectively. Now how many context switches are needed if the operating system implements a shortest remaining time first scheduling algorithm? ठीक है, and do not count, this is important, do not count the context switch at time 0 and at the end. बेसिकली इसमें हमें बताना है कि कितनी बार आपका जो प्रीएम्प्ट है वो होगा, प्रीएम्पशन होगी। एंड दिस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF. सो इट इज़ अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखा नहीं है प्रीएम्प्टिव वर्ड, बट इट इज प्रीएम्प्टिव। तो चलो अब इसका एक बार गैंट चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ओके, सो एट टाइम ज़ीरो हमारे पास सिर्फ अभी एक प्रोसेस है जो है P1। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। P1, P2 एंड P3। अराइवल टाइम था इनका 0, 2 एंड 6 और इनका बर्स्ट टाइम दे रखा है 10, 20 एंड 30। तो 0 पे सिर्फ P1 है आपके पास, ठीक है, और 0 पे अभी और कोई नहीं है। अब देखो ये चला 2 तक।
अब यहाँ पे 2 पे आपके पास एक और प्रोसेस आ गया P1 एंड P2, आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं। P1 का कितना रिमेनिंग है 8 और P2 का कितना है 20, तो अभी भी शॉर्टेज किसका है P1 का, तो P1 ही रन करेगा। तो अप टू मैं कहता हूँ चलो 6 तक P1 रन किया, जब आपके पास एक और प्रोसेस आ गया P3। अब इस पॉइंट पे आपके पास 3 है P1 P2 P3। P1 का रिमेनिंग कितना है, क्योंकि 2 से लेकर 6 यानी 4 और चल गया तो 4 रहेगा रिमेनिंग, तो P1 का रिमेनिंग है 4, P2 का है कितना 20 और P3 का है 30, तो स्टिल अभी P1 का ही आपका सबसे कम है, तो P1 ही आपका रन करा। कब तक रन करेगा, अप टू पॉइंट 10 तक, और ये हो गया 0। अब इस पॉइंट पे आपके पास कितने हैं 10 पे आपके पास हैं 2 P2 एंड P3। किसका सबसे कम है रनिंग टाइम, P2 का, तो P2 रन करेगा। कहाँ तक रन करेगा, 10 + 20 दैट इज 30, रिमेनिंग 0। देन सिर्फ P3 बचा, P3 रन करेगा कहाँ तक, 30 + 30 इज 60, तो इसका भी क्या हो गया रिमेनिंग 0। अब हमें बताना है कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब देखो इसको ना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होता है, जब भी आपका कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट होता है। व्हेन अ प्रोसेस इज प्रीएम्प्ट, प्रोसेस को आपने हटाया या फिर न्यू प्रोसेस एंटर हुआ। भाई अगर आप एक प्रोसेस को हटाओगे तो दूसरा प्रोसेस जाएगा। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रीएम्पशन के केस में होता है, जब एक प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाता है और एक नया प्रोसेस आता है तो वो भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। तो स्टार्टिंग में नहीं काउंट करना था तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ कि नहीं, क्योंकि सेम प्रोसेस रन कर रहा है। इधर हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं, सेम प्रोसेस रन कर रहा है। अब यहाँ पे P1 से P2 हो गया, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच आपका यहाँ पे हुआ, लेट अस से C1। देन यहाँ पे P2 से P3 हो गया, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच आपका यहाँ पे हुआ, लेट अस से C2। और एंड का हमें काउंट नहीं करना, तो मेरे पास कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच आते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आते हैं, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is how you can solve this type of questions, and this is all for this part number 2. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।